लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। लोकतंत्र में आज हम आपको दिखाएंगे, सबसे पहले बात होगी पीएम मोदी के हुंकार की। दुश्मनों को किस तरीके से पीएम मोदी ने खबरदार किया है। आज गुजरात के गांधीनगर में थे और डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। साथ ही उन हथियारों की प्रदर्शनी भी हुई जो हथियार दुश्मन के खेमे में खौफ भर देते हैं। इसके अलावा बात होगी गैंगरेप की वारदात की, जो कि गाजियाबाद से ये पूरी खबर सामने आई है। किस तरीके से एक लड़की के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया, 2 दिनों तक गाजियाबाद के लोग सन्न हैं। बात होगी कांग्रेस की भी। गांधी परिवार का साथ खड़गे के सिर पर किस तरीके से ताज स्थापित हो गया है। 24 साल बाद गांधी परिवार के अलावा कोई शख्स कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां होंगी। इनके अलावा लोकतंत्र स्पेशल में आज आप देखेंगे क्या ये दिवाली भी प्रदूषण वाली रहने वाली है। पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर किस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है और इसके लिए जो इंतजामात हैं वो कितने नाकाफी हैं, इसकी बातचीत हुई। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं देश के शौर्य की, हिंद के पराक्रम की। बॉर्डर पर दुश्मनों के दुस्साहस का करारा जवाब दिया जा रहा है और आगे भी देंगे। चीन पाकिस्तान को गुजरात के गांधीनगर से पीएम मोदी का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था। हिंद की सेना गांधीनगर में अपने शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया आंखें गड़ाए बैठी है। पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान हर रोज चालबाजियां कर रहे हैं, लिहाजा अपने दुश्मनों को माकूल जवाब देने के लिए हिंदुस्तान भी लगातार अपनी ताकत को धार देने में जुटा है। लोकतंत्र में देखिए न्यू इंडिया के फ्यूचर वेपन, जिसका आज पीएम मोदी ने मुआयना भी किया। गुजरात के गांधीनगर के डिफेंस एक्सपो से हुंकार भरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के दुश्मनों को खबरदार कर दिया। चालबाज चीन को चेतावनी दे दी तो उसके पिछलगू पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया। इतना बड़ा बजट भारतीय कंपनियों की नींव को कितना मजबूत करेगा, हमारे रिसर्च और इनोवेशन को कितनी बड़ी ताकत देगा, हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितनी बड़ी बुलंदी देगा। सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मान रही है, जिसकी मिसाल है गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 12वां डिफेंस एक्सपो 2022, जहां वो खतरनाक और एडवांस हथियार हैं जो भारत में ही बने हैं। और जहां दुनिया भर के देश मेड इन इंडिया हथियारों की शॉपिंग करने आए हैं। भारत ने ऐसे ऐसे हथियार बना लिए जो दूसरे देशों की तुलना में कहीं ज्यादा सस्ते और कहीं ज्यादा हाईटेक हैं। हिंदुस्तान अपनी इसी शक्ति को 12वें डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित कर रहा है। We are in the front of all the country, all the world. We are self-sufficient to defeat anything which is coming to our India. So there is no doubt at all. We are all equipments and weapons with us. We can protect our country. Nobody can enter in our country. That is our range. So that is the power of आत्मनिर्भर भारत, और यही शक्ति है जिसके साथ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और डिफेंस एक्सपो में हर एक पवेलियन में, हर एक जोन में जाकर इसी गौरव की भावना का यहाँ पर को महसूस किया जा सकता है। और लगातार डीआरडीओ अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, भारत की सशस्त्र सेनाओं को और ज्यादा ताकतवर, मजबूत, आक्रामक और लीथल बना रहा है। भारत में बनने वाली AK-203 असॉल्ट राइफल पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के लिए चिंता का सबब बनी। जब हम ट्रांजिशन करेंगे AK-47 से AK-203, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड आई एम श्योर जो इसकी रगडनेस है दैट विल गो अ वेरी लॉन्ग वे इन improving our combat efficiency. So we are really happy with the AK-203. हमारा जो वेपन है इस टाइम, उसको देखते हुए ये काफ़ी अभी लेटेस्ट है और इसमें काफ़ी रेट ऑफ फायर भी ठीक है और इसका रेंज भी बता रहे हैं कि इसका सही है और उठाने में ये काफ़ी पोर्टेबल वेपन्स हैं। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे इंडिया के अंदर ही बन रहा है ये वेपन। डिफेंस एक्सपो में लगभग 47 नए हथियार लॉन्च हो रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन आज हम आपको भारत के उन हथियारों को दिखा रहे हैं जो अमेरिका, फ्रांस और चीन के हथियारों को टक्कर दे रहे हैं।
इस लिस्ट में खास नाम है AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, जिसका अगले 3 से 4 साल में ट्रायल शुरू हो जाएगा। ये फाइटर जेट अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड के मामले में पछाड़ देगा, क्योंकि AMCA की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। AMCA की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर है और ये नाग ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। भारत में अब तैयार होने वाला है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसे कहा जाता है AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और क्या है इसकी खूबियां, इसके बारे में जानने के लिए मेरे साथ खुद AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर AK घोष मौजूद हैं। क्या विशेषताएं हैं 5 जनरेशन का ये होगा, कैसे ये बेहतर होगा अपनी प्रीवियस जनरेशन? 5वां पीढ़ी के जो फाइटर लड़ाकू विमान होते हैं, इसमें सबसे खूबी क्या है, जो दुश्मन को जो रडार इसको डिटेक्ट करने में नाकाम होते हैं, और जब डिटेक्ट करता है बहुत लेट में, सो रिएक्शन टाइम नहीं मिलता उन लोगों को। तो ये जो है, ये जो फीचर क्वालिटी जो है, ये जो क्षमता जो है, ये स्पेशलिटी है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का। अब खुद ही सोचिए, AMCA के सामने अमेरिका का F-35 कौन खरीदेगा? भारत के स्वदेशी हथियारों की लिस्ट में शामिल है आसमान का सिकंदर फाइटर जेट LCA Mark II। ये 5वीं पीढ़ी का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे DRDO तैयार कर रहा है। LCA Mark II की पहली उड़ान 2024 में संभव है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2385 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फ्लाइट रेंज की बात करें तो ये एक बार में 2500 किलोमीटर तक जा सकता है। अपने साथ 6500 किलोग्राम वजन के हथियार उठाकर उड़ सकेगा। डिफेंस एक्सपो में भारत के स्वदेशी हथियार हीट अभ्यास की भी बहुत चर्चा है। हीट का मतलब है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिस अभ्यास का नाम दिया गया है। जिस तरह गुलेल से पत्थर चलाया जाता है, उसी पैटर्न पर ये अपने टारगेट पर अटैक करता है। ये डिफेंस सेक्टर में सबसे नया हथियार है जो किसी के पास नहीं है। ये मिसाइल हमले और ड्रोन हमले को फेल कर देता है। अभ्यास एक हवा में उड़ने वाला, अतिवेग से उड़ने वाला मारक क्षमता निशान है। मान लीजिए कोई हवाई जहाज को प्रैक्टिस करना है, वो कैसे मारेंगे? हवाई जहाज इस उड़ने वाला पंछी को वो मारेंगे। इसका उड़ान 5000 मीटर तक जा सकते हैं, नीचे तम 20 मीटर तक भी जा सकते हैं, और उसका उड़ना सामर्थ्य 30 मिनट है और 500 किलोमीटर से वेग से ये उड़ सकता है। 18 अक्टूबर से शुरू हुआ 12वां डिफेंस एक्सपो गुजरात के गांधीनगर में 5 दिन तक चलेगा। 21 और 22 अक्टूबर को आम लोग डिफेंस एक्सपो में हिंद की सेना की शक्ति को करीब से देख सकेंगे, और बाकी के 3 दिन सिर्फ डिफेंस सेक्टर से जुड़े लोग ही डिफेंस एक्सपो में शामिल हो सकते हैं। गांधीनगर से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। ब्रेक के बाद चलिए सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गुजरात के राजकोट से, सौराष्ट्र का एक काफी बड़ा और महत्वपूर्ण शहर, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी विधानसभा चुनाव की दहलीज पर है गुजरात, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ दौरे गुजरात में और सौराष्ट्र पर खासतौर पर बीजेपी की निगाहें सफलता हासिल करने के लिए जबरदस्त तरीके से भीड़ और खुली वाहन पर सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी, आप तस्वीरें देखिए, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी, दोनों ओर लोगों की भीड़, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री मोदी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मिशन गुजरात, और आज काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा। आज सुबह सुबह पीएम मोदी ने डिफेंस सेक्टर की शुरुआत की। भारत किस तरीके से सामरिक तौर पर ताकतवर बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया, और साथ ही मिशन स्कूल एक्सीलेंस की भी उन्होंने शुरुआत की आज प्रधानमंत्री मोदी ने, और इसके साथ ही केंद्र इस योजना को कैसे आगे लेकर दूसरे राज्यों में जाएगा, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और अब देखिए पहुंचे हुए हैं राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी, सौराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण शहर जहां पर 8 विधानसभा क्षेत्र, और इन सभी पर बीजेपी की नजर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर 3 जगहों पर धमाके होने की कॉल से प्रशासन की नींद उड़ गई है। एक शख्स ने हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया है और दावा किया है कि मुंबई के इन्फिनिटी मॉल, अंधेरी, PVR मॉल, जुहू और सहारा होटल में बम धमाके होने वाले हैं, जिसके बाद जुहू, अंबोली और बांगुर नगर पुलिस, CISF और BTDS की टीम ने जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस कॉलर की पहचान कर रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके, लेकिन इस बीच एक
बड़ी खबर मुंबई में और इसके बाद वहां पर अफरा तफरी भी। शिवानी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। शिवानी, पूरी जानकारी दीजिए, क्या है, किसने कॉल किया, उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल अब तक ये प्राइमरी जांच में पता चला है कि कल रात 10:30 बजे जो है कॉमन लैंडलाइन नंबर है 112 का, उस पर कॉल आया था। थ्रेट दिए गए थे साफ तौर पर कि मुंबई में बम धमाके किए जाएंगे, और ना सिर्फ एक जगह बल्कि ऐसी जगहों पर जहां पर क्राउड बड़ी मात्रा में मौजूद होता है, जैसे कि मॉल, थिएटर्स में, पब्लिक बीचेस पर, साथ ही साथ एयरपोर्ट के जो इंपॉर्टेंट होटल्स हैं 5 स्टार, वहां पर भी। हालांकि केस रजिस्टर किया गया है। अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कॉलर कौन है, क्योंकि जैसे ही मुंबई पुलिस द्वारा केस रजिस्टर किया गया, ट्रेस डाउन करने की कोशिश की गई, उसके बाद से ये फोन नंबर लगातार बंद आ रहा है। हालांकि जांच का विषय ज्यादा इसलिए गहराएगा क्योंकि ये तीसरा ऐसा थ्रेट कॉल है जो कि पिछले महज 40 से 45 दिनों के भीतर मुंबई पुलिस को उनके ऐसे ही कॉमन लैंडलाइन नंबर पर मिला है। इसीलिए फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ उस फोन नंबर, उसकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ साथ अन्य जांच एजेंसियों के साथ भी साझा की जा चुकी है। निश्चित तौर पर। और शिवानी, जिस तरीके से मुंबई लगातार आतंकियों के निशाने पर रही है, पहले भी वहां पर आतंकी हमले हो चुके हैं, इसीलिए पुलिस और प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। पूरी जांच चल रही है इस पूरे धमकी को और थ्रेट्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, दिल्ली के पास गाजियाबाद से। दिल्ली के पास जिला गाजियाबाद गैंगरेप की वारदात से दहल उठा। आरोपियों ने 2 दिनों तक पीड़ित के साथ गैंगरेप किया, फिर उसे बीच सड़क पर बोरे में बंद करके छोड़ गए। पुलिस सेक्शन में आई और एक आरोपी शाहरुख को हिरासत में ले लिया है। वारदात के 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़ित सभी आरोपियों को पहले से जानती थी। गैंगरेप की वारदात, दहला जिला गाजियाबाद। बीच सड़क से उठाया, फिर कार में बिठाया। चलती कार, आरोपी गैंग रेप कर फरार। राजधानी दिल्ली के पास गैंग रेप की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां कुछ लोगों ने एक महिला को अगवा कर पहले तो 2 दिनों तक उसके साथ गैंग रेप किया, फिर महिला को बोरे में डालकर सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। जब एक राहगीर ने बोरे में महिला को देखा तो इस मामले की खबर पुलिस को दी। पुलिस आई और तुरंत महिला को अस्पताल ले जाकर मामले की जांच शुरू की। 18 तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुँच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं। गाजियाबाद के नंदग्राम का यही वही इलाका है जहां पीड़ित महिला को बोरे में भरकर आरोपी फेंक कर फरार हो गए थे। पीड़िता 16 अक्टूबर से गायब थी और 18 अक्टूबर को आरोपी इस इलाके में उसे छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि इस इलाके में पीड़िता का भाई रहता है और वो अपने भाई के जन्मदिन पर यहाँ आई थी, मगर करीब 9 बजे कार सवार आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया और उसे अपने साथ उठाकर ले गए। इलाके में उसका भाई जो है वो रहता है, जहां पर उसके भाई का जन्मदिन था। महिला अपने भाई के घर पर पहुंचती है। जन्मदिन मनाने के बाद उसका भाई जो है इसी आश्रम रोड पर, चूंकि ये ऑटो स्टैंड है, यहां पर रात करीब 9 बजे के आसपास उसको एक ऑटो में बैठाकर यहां से चला जाता है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि उसके बाद एक स्कॉर्पियो कार में 4 लोग आते हैं जो महिला को अगवा कर यहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं और 18 तारीख को सुबह करीब 3:30 से 4 बजे के आसपास महिला को इसी जगह फेंक कर चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि पीड़िता और उसके परिवार आरोपियों को पहले से जानते हैं और उनके परिवार का इन आरोपियों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल पीड़िता को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक महिला के प्राइवेट पार्ट में इंजरी है और शरीर पर कई निशान भी दिखाई दे रहे हैं। बस कुछ फॉरेन बॉडी जो है, देयर वाज सम फॉरेन बॉडी, वी कैन नॉट से इट वाज एग्जैक्टली रॉट, बट एग्जैक्टली व्हाट वाज दैट वो हमने अभी सैंपल जो है आईओ को भेजा है एंड ही वुड further tell you. Once we have examined her, there was some foreign body, but exactly क्या foreign body थी, it was not like rod, but some foreign body was there. Exactly क्या है वो आईओ बताएंगे आपको जो केस को डील कर रहे हैं।
इस पूरे मामले में पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें गैंग रेप का आरोपी शाहरुख भी शामिल है। मामले के 5 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि बाकी 4 आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। वारदात के सभी आरोपी खास समुदाय के बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब बेटियां दिल्ली के आसपास के बड़े शहरों में महफूज नहीं है, तो गांव और देहात में बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? सवाल गाजियाबाद पुलिस पर भी है। सवाल ये कि वारदात को इतना वक्त बीत जाने के बाद भी 4 आरोपी आखिर कहां फरार हैं? क्यों अभी तक पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई है? मोहित ओम के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत, गाजियाबाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट। हम बात करेंगे उस रिपोर्ट के बारे में, उस स्थिति के बारे में जिससे दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों को हमेशा दो चार होना पड़ता है, विशेष तौर से अक्टूबर नवंबर महीने के बीच में। जी हां, प्रदूषण की समस्या। लेकिन इस प्रदूषण से निजात पाने के लिए सरकार ने कई वादे और कई कदम उठाए जाने की बात कही, जिसमें एक महत्वपूर्ण था स्मॉग टावर लगाने का। और आपको बता दें, जिस तरह से ये कहा गया कि स्मॉग टावर लोगों को प्रदूषण से बचाएंगे, इनका रियलिटी चेक हम करेंगे। दिल्ली एनसीआर के स्मॉग टावर का आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। मैं इस समय जिस जगह पर मौजूद हूँ, सेंट्रल दिल्ली का इलाका है और सेंट्रल दिल्ली का ये वो स्मॉग टावर है जो 1 साल पहले शुरू किया गया। दावा ये किया जा रहा है कि जिस तरह से स्मॉग टावर की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से अब जो हवा जो प्रदूषण की गुणवत्ता है उसमें थोड़ा सुधार होगा। लेकिन क्या हकीकत है? फिलहाल तो ये आपको बंद नजर आ रहा है। चाहे बात हम नोएडा की स्मॉग टावर की करें, दिल्ली के अलग अलग स्मॉग टावर की करें, वहीं अगर हम मौसम विज्ञान संस्थान की बात करें तो उनकी तरफ से पहले ही चिताया जा चुका है कि जो 18 तारीख के बाद से आने वाले कुछ दिन आपको मध्यम से खराब श्रेणी की हवा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आखिर अभी AQI लेवल क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए, जिस जगह पर मैं हूँ, दिल्ली का ओवरऑल AQI लेवल अगर हम देखें तो 190, जो ये कहा जाए कि खराब श्रेणी के एकदम मुहाने पर इस समय दिल्ली है। और जैसे ही हम हमेशा देखते हैं कि दिवाली आते आते या दिवाली के बाद में किस तरह की स्थिति नजर आती है, मैं चाहूंगी एक बार जरा सतेंद्र ये दिखाएं। दरअसल जिस स्मॉग टावर पर हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि करीब 40 फैन हैं और ये दावा किया जाता है कि इस स्मॉग टावर से आसपास के इलाके को काफी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये चालू अवस्था में हमें तो नजर नहीं आ रहे। ये जरूर कहा जा सकता है। आप यहीं के रहने वाले हैं क्या भैया? नहीं जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बदरपुर से। अच्छा, ये कब से बंद है? बंद तो नहीं चलता है, अभी थोड़ी जो है ना पेंट वेंट हो रहा है, नंबरिंग पड़ रहा है, इसके वजह से। अच्छा, तो कब से काम चल रहे हैं अंदर? काम कब से? आज ही बस आए हैं। अच्छा, बाकी डेली आज ही। अच्छा, किस समय चलता है ये? सुबह 9 से सुबह में चलता, सुबह चालू था। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से तो बता रहे हैं बंद है। हमारी एक और टीम आई थी तो पिछले बार चेंज कर रहे थे। अच्छा, ठेकेदार थे वो। हाँ, तो क्या चल रहा था? मैं चेंज किया था, अभी थे कोई और। एक ही दिन चला था बस एक ही दिन चला था। आज से पूरे दिन बंद है वो। अच्छा, पूरा दिन बंद है। और कब से बंद है? कब चला? बहुत दिन, 2-4 दिन बस चला, बस उसके बाद बंद ही है ये। बस शुरुआत से एक बार ही चला। भाई वो जो केजरीवाल आते, गोपाल राय प्रधानमंत्री, उद्घाटन उस समय चला था बढ़िया वाला, उसके बाद बंद है। अच्छा, ये देखिए, ये रियलिटी चेक है और ये यहाँ के यहीं के आसपास के लोग जो रहते हैं। आप यहीं पर रहते हैं? यहीं पर ही, ये जो रोड? हाँ, यहाँ पे रहता हूँ। अच्छा, देखिए, जो यहाँ पर इसके किनारे, सड़क किनारे जो लोग रहते हैं, ये बता रहे हैं कि भाई इनसे ज्यादा हकीकत और कोई नहीं बता सकता। अम्मा, ये कब से बंद है? मैडम, ये रोज चलता है। रोज चलता है? हाँ, रोज चलता है, मगर ये सफाई हो रही है अभी अंदर, इसलिए बंद है। अच्छा, लेकिन वो भैया तो कह रहे हैं कि बस बीच में चालू हुआ था। वो तो भैया पी के टुल्ली है। अच्छा, ठीक है। चलो, अम्मा कह रही है कि ये चलता है, कोई कह रहा है कि नहीं चलता। लेकिन सबसे चिंता का विषय ये कि आखिर अगर इस तरह से बंद होगा तो आने वाले वक्त में जो हमेशा स्थिति बनती है खराब आबो हवा की, खराब प्रदूषण की, जब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है दिल्ली एनसीआर वासियों का। और ये कहा जाता है कि पराली जलाने से इम्पैक्ट पड़ता है। आखिर उसका क्या प्रभाव है वो भी हम आपको रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन जो सेंट्रल दिल्ली का सीपी का ये जो इलाका है, बंगला साहिब जो गुरुद्वारा, उसके पास में एक बड़ा सा ये जो मुख्य स्मॉग टावर है, उसकी हकीकत क्या है ये तो आपने जानी। लेकिन जब अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की आबोहवा की, तो एक स्मॉग टावर नोएडा में भी लगा है। नोएडा के स्मॉग टावर का क्या है स्थल, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्या है वहां की रियलिटी, एक रिपोर्ट देखिए।
लगातार पराली भी जल रही थी, उसके बावजूद प्रदूषण बढ़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट हरकत में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कुछ ना कुछ निष्कर्ष भी निकलना चाहिए, इसलिए एक स्मोक टावर की भी शुरुआत की गई। दिल्ली एनसीआर में सीपी में शुरुआत हुई, लेकिन इस वक्त मैं उसके सटे यूपी की बात करूं तो इस वक्त मैं यूपी के नोएडा में हूं, जो दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है। और देखिए, दिल्ली के सटे राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा में ये स्मोक टावर लगाया गया है, जो कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से लगाया गया है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। इसमें कहा गया है कि यहाँ के 1 किलोमीटर के आसपास करीब 14 सेक्टर इसमें वायु प्रदूषण से निजात मिला पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर करीब टोटल फैन की बात करूं तो तकरीबन 10,000 फैन इसके अंदर, जो कि खराब प्रदूषण वायु को अंदर लेके फिल्टर करके और अच्छी प्रोवाइड कराएंगे। इस वक्त भी दिवाली नजदीक आ गई है, एक्वाई लेवल लगातार बढ़ रहा है, और मैं इस वक्त एक्वाई लेवल की नोएडा में बात करूं तो तकरीबन अभी नोएडा के अंदर एक्वाई लेवल 270 है। इसी को लेकर लगातार सरकारें चिंतित है और कोशिश की जा रही है कि वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। दिल्ली के अंदर तो एमसीडी जगह जगह पर छिड़काव कर रही है, तो नोएडा की बात करें तो नोएडा अथॉरिटी ने भी इसके लिए प्लान बनाया था और यहां पर एक स्मोक टावर लगाया था, और कहा भी गया था कि यहां पर जल्द से जल्द इस स्मोक टावर को चालू कर दिया जाएगा, जिससे नोएडा में रहने वाले लोगों को वायु प्रदूषण से निजात मिले। लेकिन इसके लिए हम रियलिटी चेक करने आए, और रियलिटी चेक में पता पड़ा है कि इस वक्त ये स्मोक टावर बंद पड़ा है, यानी कि अभी भी ये चालू नहीं हुआ है। देखना ये होगा कि ये कब चालू होगा। कैमरामैन संजय के साथ अमित गौतम, टाइम्स तो आपने नोएडा के भी स्मोक टावर का रियलिटी चेक देख लिया, हकीकत आपने देख ली, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसे ही जब भी प्रदूषण मुक्त करने की बात होती है तो बहुत बड़े जोरों शोरों से इस तरह से स्मोक टावर को शुरू किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन रियलिटी क्या है ये आपके और हमारे सामने है। रियलिटी चेक के साथ में ये कहा जाए, पराली जलाने को एक बहुत बड़ा जिम्मेदार मान लिया जाता है दीपावली के वक्त में। ये भी कहा जाता है यही वजह है कि दिवाली पर पटाखे बैन कर दिए जाते हैं, लेकिन जो दिल्ली से सटा हुआ राज्य है पंजाब, वहां पर अभी पराली जल रही है और दिल्ली में आतिशबाजी पटाखे बैन है। एक रिपोर्ट देखिए। दिवाली करीब है, ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली सरकार को आबो हवा की चिंता है। दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया है कि पटाखे जलाओगे तो जेल जाना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए जितने उपाय हो सकते हैं उन सभी उपायों पर इस समर एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है। सांस लेना हमारी अनिवार्यता है, इसलिए उसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो चौतरफा अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से ये सारे अभियान चल रहे हैं, उसको हम मिलकर के और बेहतर बना पाएंगे, और प्रदूषण के खिलाफ जो ये अभियान है उसको हम सफल बना पाएंगे। तो दिल्ली वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर दिवाली पर पटाखे जलाने की गुस्ताखी की तो 6 महीने की जेल और 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर देश की राजधानी में पटाखों का प्रोडक्शन, स्टोरेज और बिक्री की तो 5,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। मैसेज क्लियर है, दिवाली पर अब की बार भी आतिशबाजी बैन रहेगी। मकसद दिल्ली की हवा को प्रदूषण मुक्त रखना है, लेकिन दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा कैसी है आपको इसकी हकीकत भी दिखाएंगे। अभी आप दिल्ली की केजरीवाल सरकार का पटाखा मुक्त दिल्ली प्लान समझ लीजिए। दिल्ली में दिवाली की रात पटाखे ना फूटे, इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने 408 टीमों का गठन किया है। साथ ही 21 अक्टूबर को दिए जलाओ पटाखे नहीं नाम से जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा। इस मुहिम में दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दिए जलाएगी। 1000 बीमारियों की जड़ वायु प्रदूषण पर अंकुश लगना ही चाहिए। इसकी वजह से देश की अदालतें और सरकारें बीते कई सालों से आतिशबाजी पर पाबंदी लगाने पर जोर देती रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि वायु प्रदूषण की वजह सिर्फ आतिशबाजी ही है? ऐसा तो नहीं है। हवा को जहरीला बनाने की जितनी बड़ी वजह पटाखे हैं,
उतनी ही बड़ी वजह पराली भी है, जो लाख कोशिशों के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली हर साल दिल्ली वालों का दम कैसे घोटती है, इसका एहसास दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हर शख्स को है। इसे लेकर सियासत भी खूब होती है, लेकिन अब तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में वहां अब की बार पराली जलाने की रिपोर्ट कैसी है, ये आगे दिखाएंगे। अभी आप दिल्ली को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए केजरीवाल सरकार की कोशिशों का रियलिटी चेक देखिए। दिल्ली सरकार ने पिछले साल एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्मॉग टावर जो है वो कनॉट प्लेस में लगाया और उसी स्मॉग टावर के बाहर हम खड़े हैं और इसी स्मॉग टावर में 4-5 दिन पहले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि ये स्मॉग टावर दिल्ली के प्रदूषित हवा को साफ करने में काफी कामयाब है। लेकिन जब टाइम्स नाउ भारत यहाँ पर पहुंचा तो पता लगा कि पिछले 1-2 दिन से यह टावर बंद है और अगले 1-2 दिन टावर और बंद रहेगा। तो कनॉट प्लेस का ये स्मॉग टावर बंद है। आनंद विहार इलाके में भी दिल्ली का दूसरा स्मॉग टावर है, जहां की आबो हवा कैसी है वो भी देख लीजिए। राजधानी दिल्ली की हवा पिछले कुछ दिनों से काफी दूषित हो रही है। अगर दिल्ली की हवा में प्रदूषण की मात्रा की बात करें और दिल्ली का AQI देखें तो PM 2.5 इस वक्त 210 है, जो पुअर कैटेगरी में है। उससे बचने के लिए और इस हवा को साफ करने के लिए दिल्ली में इस तरीके से स्मॉगिंग हो रही है। इस वक्त हम दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मौजूद हैं, जहां आप देख रहे हैं कि जो PWD की गाड़ियां हैं वो इस तरीके से दिल्ली में स्मॉगिंग कर रही है और हवा को साफ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है और जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में यह हवा और ज्यादा खराब हो सकती है। दिल्ली NCR और पंजाब हरियाणा में ताजी हवा कैसी है, कितनी साफ या जहरीली है, आपको पहले वो बताते हैं, फिर पंजाब से आई डरावनी तस्वीरें दिखाएंगे। दिल्ली में आज का AQI 228 है, जो खराब की कैटेगरी में आता है, तो नोएडा का 269 है, ये भी खराब की श्रेणी में आता है। गुरुग्राम का 186 है, जिसे सामान्य कहा जा सकता है। गाजियाबाद का 276 है, जो खराब की कैटेगरी में आता है, जबकि फरीदाबाद का AQI 304 है, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। अक्टूबर में ये हाल है तो नवंबर में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी तब जबकि पंजाब में धीरे धीरे पराली जलाने की घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। मैं इस वक्त चंडीगढ़ के पास एक खेत में हूं, जहां पराली को आग लगाई जा रही है और पराली को लेकर जो दावे हैं और ग्राउंड जो स्थिति है, ज़मीन पर जो स्थिति है, वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पराली है उसको अभी भी आग लगाई जा रही है। बड़े स्तर पर पंजाब में जो किसान हैं वो पराली जला रहे हैं। दरअसल किसानों का ये पक्ष है कि उनकी मजबूरी है, सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली है और इसीलिए अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है पराली जलाए जाने के अलावा। ये आप देखेंगे कि सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं एक पराली जहां जल रही है उस खेत से, और ऐसी तमाम जो घटनाएं हैं पराली को आग लगाने वाली वो इस वक्त पंजाब में रिपोर्ट हो रही हैं। अब तक तकरीबन 2000 जगहों पर आग पराली को लगाई जा चुकी है। हालांकि पिछले सालों की तुलना में ये काफी कम है। जबकि पंजाब सरकार का दावा है कि उसकी कोशिशों की वजह से पराली जलाने में कमी आई है, लेकिन सरकार के इस दावे को मोहाली और अमृतसर से आई तस्वीरें सीधे सीधे झुठला रही हैं। और तो और किसान भी पंजाब सरकार के दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। पराली जलाने से क्या इंसान और क्या बेजुबान, हर किसी को नुकसान है। बावजूद इसके सरकारें दावों में उलझी हैं और किसान पराली जलाने में। पराली जलाने से नुकसान सभी तरह के जीव जंतुओं को है, जहां आग लगी है उस जमीन को है, जिस गांव में लगी है उस गांव को है, जो उस गांव के आसपास कस्बा है उसको है, जो उसके आसपास बड़ा शहर है उसको है, मानव जाति को है। सभी तरह के जितने भी जीवाणु इस धरती के चाहे अंदर हैं चाहे वो धरती के ऊपर है, जितने प्रकार के जीवाणु जो भी हैं मनुष्य हैं, सभी को निश्चित तौर पर इसका असर इसके ऊपर पड़ता है। वायु प्रदूषण कितना खतरनाक है, इसे दिल्ली NCR में रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। आपकी सेहत के लिए ये कितना नुकसानदेह है, वो एक्सपर्ट की जुबानी भी सुनिए।
जो एयर पोल्यूशन है वो मुख्य रूप से स्ट्रोक मींस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का मुख्य कारण है, या रूमेटिक हार्ट डिजीज हुआ, कैंसर हुआ। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो एयर पोल्यूशन इज ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हेल्थ रिलेटेड एनी डिजीज। सो जो एविडेंस हैं वो ये दिखा रहे हैं कि आप प्रीटर्म बर्थ, प्रीमैच्योर बेबी, स्टिल बर्थ से लेके डायबिटीज, माल न्यूट्रिशन मीन्स एनीमिया, सो एवरीथिंग इज नाउडेज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद एयर पोल्यूशन। इतने बड़े खतरे के बाद भी हालात बदल नहीं रहे। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर चिंता जताई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के मुताबिक पंजाब सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए वाजिब कदम नहीं उठाए हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे लेकर पंजाब सरकार के रवैये पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। केंद्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा सरकार ने पराली से निपटने में पंजाब से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। 15 अक्टूबर तक पिछले साल की तुलना में पंजाब में पराली जलाए जाने की घटनाएं कम देखी गई हैं, लेकिन अब इसमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में सरकारों ने कदम नहीं उठाए। पराली जैसे वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों से पंजाब के ही संगरूर में जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित ऐसा प्लांट शुरू किया गया है जहां पराली से बायोगैस बनाई जा रही है। केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के साझा सहयोग से एक कोशिश ये भी की गई है कि इस पराली ऐसे वेस्ट को वेल्थ में तब्दील किया जाए, और उसी तब्दीली की कोशिश हो रही है पंजाब के संगरूर में। संगरूर का ये प्लांट जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये तमाम पराली का स्टॉक है, और अगर इस पूरे इस प्लांट की कैपेसिटी की बात करें तो 40 से 45 हजार एकड़ जमीन की जो फील्ड की जो पराली है उसे उपयोग में किया जा रहा है, और इसे कॉम्पैक्ट बायोगैस के रूप में तब्दील किया जाता है, इसे पूरी प्रोसेस करके। और इस प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो ये रोजाना कम से कम 40 से 50 करीब 30 टन सीएनजी प्रोड्यूस करती है, और उस सीएनजी के अलावा जो उसका वेस्ट निकलता फिर ये तब्दील खाद के तौर पे हो जाता। संगरूर के इस प्लांट में पंजाब की कम से कम 50,000 एकड़ जमीन को पराली जलाने से बचाया जा सकेगा। हमारा प्लांट जो है पैडी स्ट्रॉ बेस्ड प्लांट है। हमारा पैडी स्ट्रॉ का मतलब बायोमास। हमारे आले दुआले जितने भी पंजाब के अंदर पैडी स्ट्रॉ है उसको स्टबल बर्निंग से बचाया जाए, इसलिए ये प्लांट हमारी जर्मन उन्होंने लगाया है। इस प्लांट से अगर इसकी कैपेसिटी पे जाएं तो हम 45,000 से 50,000 अपना एकड़ तक का एरिया कवर करेंगे, और एक साल के अंदर 1 लाख से 1.25 लाख टन ऑफ पराली इसमें जलने से बचाएंगे। ये जो जलने से बचाएंगे, इससे जैसे आप जानते हैं कि जो पंजाब में या दिल्ली में या आसपास के एरिया में जितना भी पोल्यूशन होता है वो कम किया जा सकता है। ऐसे में जरूरत सियासत की बजाय संगरूर जैसे और प्लांट बनाने की है, ताकि पंजाब हरियाणा की 1 इंच जमीन पर भी पराली ना जले, किसी देश वाले का दम ना घुटे। संगरूर से कुंदन सिंह और दिल्ली से मोहित ओम के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नव भारत।